कि पहला फैक्टर कौन है? नंबर ऑफ शेल। तो पहला फैक्टर है सर कि रेडियाई या साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। अब सुनना, कहने में तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि जिसमें शेल ज्यादा हो उसको हम अपने आप ही क्या बोल देंगे कि वहां पर उसकी रेडियाई ज्यादा होगी। तुमने कहा ये तो तुम बता दिए, लेकिन हमको भी तो बताओ कि हम कैसे देखें शेल। अब सुनना, कहा गया कि जो साइज होता है, यही लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आराम से। बात समझो, हमने जो लिखा है असलियत में हमने लिखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। बात समझ में आती है? क्या हीलियम फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है? तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको याद रखना है शेल नंबर कितनी शेल पाई जाएंगी? 1। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2, 18 का मतलब, 36 का मतलब, 54 का मतलब और 86 का मतलब। बात समझते जाना, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। दी गई चीज हमेशा क्या इन्हीं नंबर्स को ही पाएगी, न्यूट्रल रहेगी? नहीं, आयंस भी हो सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ, क्या 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जब होंगे तो क्या तुमको दूसरी शेल में भरना पड़ेगा? तो 10 का मतलब समझ रहे हो? वो सारी स्पेशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से लेकर कहां तक है, सॉरी 3 से लेकर कहां तक है? 10 तक। उनमें कितनी शेल होती हैं? 2। क्या बात पकड़ में आती है? जिनके पास 11 से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब कहां आएंगे? 3 शेल होंगी। जिनके पास 19 से लेकर 36 इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब में कितनी शेल होंगी बेटा? 4। जिन सब में 37 से लेकर 54 इलेक्ट्रॉन होंगे और जिन सब में 55 से लेकर 86 इलेक्ट्रॉन तक होगा वो सबके सब छठी शेल। तो ये बात समझ में आ रही? ये मेन कहानी है जो ऊपर लिखी है। ये तो दुनिया में हर किताब में लिखा हुआ है सर। ऐसे समझो, अगर मैं तुमसे कहूं, सुनना, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो क्या लिखते हो? 1s1। हीलियम देखते जाना, तो क्या लिखते हो? 1s2। क्या एक इलेक्ट्रॉन भी एक शेल में है? 2 इलेक्ट्रॉन भी एक शेल में। क्या बात क्लियर है? लेकिन दोस्त जब हम लिखते हैं लिथियम तो हम लिखते हैं 1s2 2s1। अब मुझे बताओ कि जब मैं इनके लिए लिखूंगा तो ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां जब लिखेंगे तो पहली शेल में 2 और दूसरी में 1, तो कितने शेल हो गई? 2। तो इसीलिए क्या लिखा है? 10 का मतलब 3 से लेकर 10 तक। बना लीजिए सर, इससे बस आप लपेट ले जाएंगे। अच्छा, कल को 87 से आ जाए, रेडियो एक्टिव का कोर्स में है नहीं तो इसलिए मैं उसके आगे लिखवा नहीं रहा हूं। ये बना लीजिए सर। तो ये साइज का ऑर्डर है और शेल नंबर्स ध्यान रखने। तो पहला फैक्टर है कि रेडियाई और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल होता है सर। और जब शेल देखोगे तो कोई चार्ज वार्ज देखने की जरूरत नहीं है। ये जरूर ध्यान रखना, सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? शेल। तो यहां जेड इफेक्टिव से कोई मतलब नहीं है। नीचे नोट करके लिखिएगा, जल्दी बनाओ दोस्त, फटाफट बनाओ तो बढ़िया चीज लिखवा दें जो तुम्हारे अगले साल तक काम आए।
हाँ ये अगले साल तक काम आएगी, जब तक सेलेक्ट नहीं होगे तब तक। अभी तुम्हें समझना है कब तक काम में लाना है। कहा यह गया अगर नंबर ऑफ शेल डिफरेंट है, ऐसे ही लिखना, जल्दी लिखो जाने वाला है ये। टाइमर चल रहा है, 30 सेकंड है, हमारी शक्ल मत देखो, जल्दी जल्दी लिखो। 15 सेकंड, ऐसा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नंबर ऑफ शेल डिफरेंट है, बात समझना, तो याद रखना शेल ज्यादा मतलब अपने आप ही साइज ज्यादा। बहुत क्लियर बात है, क्लियर है मामला, कुछ और देखने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ शेल सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है, तब अपन देखेंगे साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। बड़ा सिंपल कहानी है। अगर कोई बला सामने नहीं आ गई, कोई और समस्या नहीं आई, तो इससे काम चल जाता है कि यानी अगर शेल ज्यादा तो साइज ज्यादा, और अगर शेल सेम है तो आप देखेंगे साइज को जेड इफेक्टिव से। अच्छा, जेड इफेक्टिव देखने का तरीका तुमको मालूम है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना कम जेड इफेक्टिव। क्लियर है मामला? और दूसरा, जब चार्ज नहीं होता है तो तुम इलेक्ट्रॉन से देख लेते हो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव। यही तो है। चला जाए तो आइए सर, अब इन्हीं दोनों पर हम सवाल करेंगे। एक्चुअली मैंने दूसरा वाला इसी में लिख दिया है, और ये आपका सेकंड पार्ट है बेसिकली, कि आप जेड इफेक्टिव कब यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ शेल्स सेम हो। अभी फिलहाल के लिए दो ही चीजें आपके सामने, ठीक बात है? चलें सर, अब सवाल कितना बढ़िया आएगा जरा देखना। अगर मैं तुमसे कहूं हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम में साइज बताओ, ऑर्डर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख दे रहे हैं 1 2 3, बोलो। फिर हीलियम का, फिर हाइड्रोजन का। अच्छा, देखना सर, क्या ये बताइए, सबसे पहले एटॉमिक नंबर को देखकर नंबर ऑफ शेल बता पाएंगे आप? एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2 तक अगर होता है, समझदारी हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो शेल कितनी होंगी? 1। 2 है तब भी 1, 2 से ऊपर है, 10 से कम है तो 2। तो ये बताओ, शेल सबसे पहला फैक्टर तो शेल है, तो कौन जीत गया? लिथियम। क्या ये बात समझ में आती है आपको? लिथियम आगे हो गया। अब इनमें लड़ाई आई, सुनते जाना। ये बताओ, लड़ाई क्यों कर रहे हो? शेल सेम हो गई तो क्या देखें? जेड इफेक्टिव। लेकिन एक बात याद रखो, किसी भी शेल का मतलब पीरियड में सबसे ज्यादा साइज किसका होता है? इनर्ट गैस का। तो इनर्ट गैस जब आ जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि यहां पर आप कौन सी रेडियाई ले लेते हो? वंडरवॉल। तो यहां कोई भी एलिमेंट लिखा होगा ये उससे हमेशा ज्यादा रहेगा, लेकिन 2 शेल वाले से हमेशा कम रहेगा। क्या बात समझ में आती है सर? तो हीलियम अपने पीरियड में ज्यादा साइज रखा है,
दूसरे पीरियड से उसका साइज बड़ा है, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या बात समझ में आती है? तो ये बना लीजिए। याद रखना हीलियम के केस में एक बात और याद रखना, इनर्ट गैसेस के केस में जेड इफेक्टिव का कोई मतलब नहीं है। याद रखना, क्योंकि उनके पास कौन सी रेडियाई है? वॉन डेर वाल। तो इसका मतलब कोई भी सवाल देंगे तो आप उसको कर पाएंगे, है ना? आते हैं, देखते हैं। आराम से देख समझ लीजिए। अच्छा, बिल्कुल नियंत्रित रहिए। दोनों चीजें लिखी हैं मैंने। बहुत ज्यादा बाकी बैचेस में मैं एक लिखाता हूं, फिर 5 सवाल कराता हूं, फिर एक लिखाता हूं और फिर बदल देता हूं कि देखो देखो ऐसा होता है। तुम्हारे में मैंने एक ही जगह पर 1 घंटे की चीज लिख दी है। जो मैं 1 घंटे बाद समझा पाता वो मैंने पहले ही लिख दिया है कि अगर नंबर ऑफ शेल अलग अलग है तो देखने का तरीका क्या हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या से देख सकते हैं? बोलो बेटा। तो इलेक्ट्रॉन से हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेल अलग अलग है या नहीं। शेल अलग अलग है तो जिसकी ज्यादा शेल ज्यादा साइज, बात खत्म। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर हम किससे देखते हैं? जेड इफेक्टिव से। वॉन्डरवॉल के केस में वो भी नहीं देखते। वॉन्डरवॉल रेडियाई हमेशा नॉर्मल रेडियाई यानी एटॉमिक रेडियाई से ज्यादा होती है। ये लास्ट टर्न पे लिखा चुके हैं, ठीक बात। अगला सवाल है, अगर आपके पास है H माइनस हीलियम और Li प्लस और आपको साइज देखना है, बुद्धि का प्रयोग करिएगा सर। ये बताइए सबके पास कितना होता है वो छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 है या नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम, तो अब मैं आपको इतना समझदार मानता हूं कि आप समझ जाएंगे कि मामला कहां आकर टिक गया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखने का मतलब नंबर ऑफ शेल का सेम होना है। बोलिए सर। तो अब अगर नंबर ऑफ शेल सेम हो गई तो हमारा सारा सवाल किस बात पर निर्भर कर जाएगा? रेडियाई या साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? जेड इफेक्टिव। होगा या नहीं होगा? अब ये बताओ सर, इधर देखो, क्या जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज जेड इफेक्टिव उतना कम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि चलो लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो रेडियाई घट रही होगी, यानी अपना आंसर ये होगा। ठीक बात है, पगलाना बिल्कुल मत। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, शेल नंबर सेम है, इसलिए मैंने जेड इफेक्टिव से सॉल्व किया। क्लियर है मामला? तुम्हारी मदद के लिए एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। इनका 9 है, 17, 35, 53। 9, 17, 35, 53। जल्दी बताओ फटाफट। देखो इधर देखो, ए क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है? यहां 10 है। अरे यहां इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बोलो 10, यहां बोलो
18, यहां बोलो 36, यहां बोलो 54 यानी 54। क्या साइज फैक्टर पढ़ा है तुमने? 18। 10 का मतलब नंबर ऑफ शेल, अब इतना याद होना चाहिए। कितनी होंगी बेटा? 2। 18 मतलब 36 मतलब 5। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं, साइज बढ़ रहा होगा। क्लियर है मामला? अब यहां लगेगा झटका, O-2 Cl-, मतलब उनको लगेगा जो रटते हैं। तुम तो नहीं रटते हो, तुम तो अच्छे बच्चे हो। बताओ, तुम पर प्रभाव देख रहे हैं हम इन लोगों का, तुम पर हम प्रभाव देख रहे हैं। ध्यान है ना तुमको? क्या जब आई थी बेचारी तो मम्मी की चिंता क्या थी कि हमारी बिटिया किसी से बोलती नहीं है। हम कहा बहुत बोलेगी, बिटिया बोतल पटके दे रही है, बोलती नहीं है, बोतल पटक देती है। पहले बेचारी किसी से कुछ नहीं कहती थी कि वो किसी से दोस्ती नहीं कर पाती। वो पहले अकेले बैठती थी, अब झुंड बना लिया उसने। अभी 4 का बनाया, अभी 40 का बनेगा, देखना। जो कहता नहीं आदमी कि हमारा बच्चा बहुत शाई नेचर का है, हमारे यहां भेजो। हाँ, शाई में एस अलग हो जाएगा, एच अलग हो जाएगा, वाई अलग हो जाएगा, और शाई से स्काई हो जाएगा वो। फिर वो सबसे व्यवहार बना लेगा तुरंत, क्योंकि जानता है, क्योंकि पढ़ाई इतनी टफ है कि यहां अकेले कितनी देर बैठ पाओगे, कोई तो चाहिए बदमाशी करने के लिए। अब जरा देखिएगा, जिन लोगों ने ये बुद्धि लगाई, जो रटे रहते हैं जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा साइज, वो ये सब यहां लगने वाला नहीं। पहला काम इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं। एटॉमिक नंबर 8 है, 8 और 2 10। एटॉमिक नंबर 17 है, 17 और 1 18। क्या इलेक्ट्रॉनों से अपन पकड़ लेते हैं नंबर ऑफ शेल? नंबर ऑफ शेल है यहां 2 और यहां 3, तो भैया शेल ज्यादा तो साइज ज्यादा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस नहीं है, यहां कोई जेड इफेक्टिव, कोई नेगेटिव चार्ज देखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर होगा। अब इसको याद कराते हैं मालूम कैसे कि एक एक्सेप्शन है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं। अभी आएंगे एक्सेप्शन, इन्हीं को थोड़ी एक्सेप्शन बोलो। एक्सेप्शन वो जहां तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाए, वो है एक्सेप्शन। क्या हो गया? रट रही हो? मारे रहो मंतर। यहां तक क्लियर है सर? बच्चा रट रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा तो साइज ज्यादा। फिर आंखें खोल के देखा, अच्छा इलेक्ट्रॉन भी निकालना होता, अंदर करो इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, चलते हैं सर। मतलब बुरा नहीं मानना है इसमें, कोई मतलब वो मत कर रहा, भगवान करे कि तुम लोगों का है। जेई आईआईटी जब तक, अब जब से है, पहली रैंक कोई लड़की नहीं ला पाई। यस सर। नीट में है, आईआईटी में, रीजन समझ में आ ही रहा होगा। ये आंख बंद करके मंत्र मारना छोड़ दो तुम लोग, तुम्हारा दिमाग काम करेगा, तुम ले आओगे। बहुत सिंपल कहानी है सर। अच्छा, हर साल कहा जाता है कि आप में से कोई लाएगा, लेकिन पता होता है उसका रीजन एक और है। पता है क्या? लड़कों को रिस्क फैक्टर है, नहीं समझे? वो रिस्क फैक्टर, रिस्क लेते हैं। तुम लोगों का मामला क्या है मालूम? सेफ साइड चल रहा है। तुम्हें जेई एडवांस का अगर मैं पेपर दे दूं, और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग इतना ठीक हो जाएगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा इतने में हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, अगर 360 नंबर का पेपर है और तुम्हें उसमें 360 नंबर का पूरा आता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम 340 नंबर पर रुक जाओगे। 340 का करके बाकी के 5 सवाल जो तुम्हें आते हैं, अब उन्हें तुम डाउटफुल निगाहों से देखोगे और कहोगे 340 तो पक्के हो गए, अब साला करेंगे तो नंबर कम हो जाएंगे, लाओ देखते रहे थोड़ा सा। और पूरा पेपर नहीं करो, मेंस में ले लोगे रिस्क, क्योंकि मेंस के सवालों का जो मामला होता है वो थोड़ा सा सिंगल ऑप्शन टिक है।
तो वो हो जाता है। नीट में भी हो जाता है। नीट में जब AIPMT चलता था तो वहां पे उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, वहां लिखना पड़ता था पूरा, तो वहां बड़ी समस्या होती थी। और अभी ये पेपर अगर आ जाए ऐसा कि जिसमें सब याद कर करके लिखना हो, तब फिर तुम ही लोग फर्स्ट आओगे 1 से लेके 10 तक, क्योंकि तुम लोग से बढ़िया राइटिंग नहीं किसी का। मार सजा जा दोगे, ये चील बिलौआ बनाएंगे, इनका कोई देखेगा ही नहीं क्या है क्या नहीं है, तो निपट जाएंगे ये। अगला है सर, देखते जाइएगा, सोडियम मैग्नीशियम। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। सोडियम और मैग्नीशियम, Na+ Mg+, इसमें बताना है, और Na+ Mg+2, तीनों में आपको साइज का ऑर्डर बताना है साहब। एक छोटी सी बात मैं आपके जहन में डाल देता हूं, अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं, बात समझिएगा, तो लेफ्ट से राइट चलने पर कहा जाता है कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। बात समझ में आती है। और यहां पर मैं किन की बात नहीं कर रहा हूं, इनर्ट गैस की। इनर्ट गैस के लिए जेड इफेक्टिव बोलना बेवकूफियत है, नहीं बोला जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर मुझे बहुत अच्छे से ये वाला डायग्राम अगर आपको सही से करना है, तो आपको पहला एलिमेंट किसी भी पीरियड में क्या मिलता है, एल्कली मेटल। बोलो बेटा। लेकिन बस ये है कि फिर ये बल्कि मत लिखो, वरना पता है ग्रुप नंबर 1 नहीं लिख पाओगे ना फिर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसे सब में ध्यान रखना। आओ चलो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। मुझे जरूरत नहीं 2,8,1 लिखने की, मैंने साफ लिखवाया है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 शेल, 3 से 10 है तो 2 शेल, और 11 से 18 है तो 3 शेल। इसका मतलब सर 11 से 18 है, यहां 3 शेल, और यहां पर भी बेटा 3 शेल। क्या ये बात समझ में आती है? अब बेटा अगर शेल नंबर सेम हो गया है तो सारा सवाल किस पर चला जाएगा, जेड इफेक्टिव पर। क्या सोडियम और मैग्नीशियम सेम पीरियड के एलिमेंट है? हाँ है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी साइज घटेगा। क्लियर है मामला? तो यानी ये सवाल कल को पूछा जाए कि कैसे किया, तो आप बोलोगे ये अपन ने किया साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, शेल से नहीं किया। ठीक बात है ना? नीचे बताओ। क्या ये बताओ, 10 में से 1 गया 10 इलेक्ट्रॉन, 12 में से 1 गया 11 इलेक्ट्रॉन, 3 से लेकर 10 तक 2 शेल। बोलो सर, 11 से लेकर 18 तक 3 शेल होंगी या नहीं होंगी? अब सर देखिएगा जरा, यहां 2 शेल, यहां 3 शेल। क्या ये बात क्लियर है? नंबर ऑफ शेल ज्यादा यानी साइज ज्यादा। क्या बात समझ में आती है? कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, जेड इफेक्टिव या चार्ज, मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। यहां आते हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, फिर से सारा खेल किस पर आ गया, जेड इफेक्टिव पर। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा, यानी साइज उतना कम। इसका मतलब यहां भी अपन ने किया साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ये क्वेश्चन अपन ने किया साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। पूरी बात लिखो। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। ठीक है ना? अगला सवाल करने से पहले एक टर्म समझ लीजिए। पढ़ाया है डायगोनल रिलेशनशिप, तो बस याद दिला दे रहे हैं। अब तो तुम चीता आदमी हो, बता दोगे हमको। आओ, डायगोनल रिलेशनशिप
कौन से पीरियड और कौन से पीरियड के एलिमेंट के बीच होती है? सेकंड और थर्ड, ठीक है। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में होती है? एस और पी, ठीक बोल रही बच्ची। डी ब्लॉक हम कंसीडर, कुछ बुद्धि की भी बात है साले, सेकंड और थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक कहां होता है? सेकंड और थर्ड में एफ ब्लॉक कहां होता है? सेकंड और थर्ड में कौन से ब्लॉक के एलिमेंट पाए जाते हैं? एस और डी। तो ये तुम्हें बोलना चाहिए सर सवाल ही बेवकूफियत का है, लेकिन तुम बेवकूफ हो तो तुम आंसर दिए दे रहे हो। इधर आते हैं सर, लिथियम के बगल में बेरिलियम, बेरिलियम के बगल में बोरॉन, और बोरॉन के बगल में कार्बन। बात समझना, यहीं तक ही है मामला। लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, और कार्बन के नीचे सिलिकॉन। अब अगर बात की जाए तो यहां लिथियम और मैग्नीशियम के बीच जो एलिमेंट डायगोनली प्लेस्ड होते हैं उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम के डायगोनली प्लेस्ड है मैग्नीशियम, बेरिलियम के डायगोनली प्लेस्ड है एल्यूमिनियम, और बोरॉन के डायगोनली प्लेस्ड है सिलिकॉन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लिथियम और मैग्नीशियम आपस में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम आपस में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, बोरॉन और सिलिकॉन आपस में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं? क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे ये बताइए सर, अगर ये तीनों डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं तो क्या इसका मतलब इनकी कई प्रॉपर्टीज सेम होंगी? एक प्रॉपर्टी याद रखना, अगर डायगोनल रिलेशनशिप होगा तो साइज इनके अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट तो नहीं होता, देखो दोस्त, अप्रोक्स क्या होंगे? सेम होंगे। यहां पर अपने को शेल नंबर देखने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना, बना लो, साइज अप्रोक्सीमेट सेम होंगे। सब कुछ, बहुत प्रॉपर्टी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कल को रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस भी सेम होंगी। जैसे इधर सुनो, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, तो उसकी देखा देखी मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि बाकी लोग नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते इस ग्रुप के। अब सुन ही रहे हो अगर। दूसरा, फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट्स जो होते हैं वो टूटते नहीं, गर्म करने पर डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन सेकेंड ए ग्रुप के कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं। तो लिथियम का व्यवहार किससे है? मैग्नीशियम से, तो ये भी डिकम्पोज होता है। यानी लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, लेकिन उसे छोड़कर बाकी कोई भी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते। डिकम्पोज होने का मतलब कोई भी चीज दो या दो से ज्यादा भागों में टूट जाए, रिडॉक्स में आपने पढ़ रखा है। क्या आप मुझे बताइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब मेटल कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में जाता है। तो ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी सेम होती हैं। अभी अपन लोग किसके लिए बात करेंगे? साइज के लिए। अब मुझे आप ये बताइए, लिथियम और एल्यूमिनियम में, सवाल है, लिथियम और एल्यूमिनियम में किसका साइज बड़ा है? मैंने आपसे क्या कहा था, शेल नंबर तब तक काम करेगा जब तक कि कोई प्राकृतिक आपदा ना आ जाए। आ चुकी है यहां पे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, आप कहेंगे 2 शेल है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, आप कहेंगे 3 शेल है। और आपके हिसाब से एल्यूमिनियम का साइज लिथियम से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? सुनिए, लिथियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर करना है, ऐसे समझो, एल्यूमिनियम जो है, बात समझो, एल्यूमिनियम किसके बगल में है? मैग्नीशियम के। देखते चलना, क्या ये एक पीरियड के एलिमेंट है? और एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी कि रेडियाई घटती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, देखते जाना, कि मैग्नीशियम का साइज एल्यूमिनियम से क्या होगा? बड़ा। अरे बोलो भैया, अब मैग्नीशियम का साइज अगर एल्यूमिनियम से बड़ा है तो लिथियम उसका छोटा भाई है। अरे बोलो भाई, तो वो कहेगा मैं भी तुमसे बड़ा, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। यहां शेल नंबर काम नहीं करता, तो आंसर होगा साइज ऑफ लिथियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ड्यू टू डायगोनल
रिलेशनशिप। हाँ, आप में से बहुत से लोग जेम्स बॉन्ड होंगे, वो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, जब साइज बड़ा होता है तो वो जब शेल ज्यादा होंगी तो साइज बड़ा होना चाहिए। उनके लिए एक टर्म है एक्सेप्शन। तो ये ज्यादा बढ़िया है एक्सेप्शन बोलने से अच्छा। एक्सेप्शन में कारण पता ही नहीं होता, तो यहां कम से कम इतना पता है कि अगर दो एलिमेंट जो डिफरेंट पीरियड के हैं उनके भी साइज आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं और उनके भी साइज क्या होते हैं, बराबर हो सकते हैं, या सेकेंड पीरियड का साइज थर्ड पीरियड से बड़ा हो सकता है अगर आप उसके बगल से कोई डायगोनल रिलेशनशिप वाला एलिमेंट लेके आते हैं। क्लियर है मैम? तो नीचे लिखो साइज ऑफ मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। वहां नीचे लिख लो साइज ऑफ मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। Mg का साइज Al से बड़ा है ड्यू टू लेस जेड इफेक्टिव। रीजन क्या होगा? ड्यू टू लेस जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कम है। अरे बोलो भैया। अगली कहानी लिखो साइज ऑफ मैग्नीशियम नियरली इक्वल टू या इक्वल्स टू, ऐसे लिखो, लिथियम और मैग्नीशियम का साइज आपस में बराबर। लिथियम और मैग्नीशियम का साइज आपस में बराबर। ब्रैकेट में लिखो डायगोनल रिलेशनशिप। रीजन क्या है इसका? डायगोनल रिलेशनशिप। हो गया सर? तो नीचे लिखिए सो वी से दैट size of lithium also greater than, so we say that size of lithium also greater than size of magnesium. So we say that size of lithium also greater than size of magnesium. लिथियम का साइज मैग्नीशियम से बड़ा होगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। वो सॉरी, साइज ऑफ लिथियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। हाँ, क्योंकि मैग्नीशियम और लिथियम एक ही पार्टी हो गए अब। ठीक बात है ना? चले सर, आइए हटाएं। अब सर इस तरीके से आर्बिट्री अगर आता रहा तो कब तक आप झेलेंगे इसको? तो आप एक काम करिए, हेडिंग डालिए एस ब्लॉक साइज वेरिएशन। एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। यहां है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट ले लिए हमने। ठीक बात है? अब इनमें से कभी कभार सवाल आ जाता है, आर्बिट्री पूछ लेता है, तो वहां पे कोई ज्ञान काम नहीं करता। उसके लिए एक पैटर्न याद होना चाहिए। क्या? लिथियम और बेरिलियम में हम सबको पता है किसका साइज बड़ा होगा? लिथियम का। ठीक बात? अब सुनना, प्रैक्टिकली ये पूछा जाता है तो लिथियम मैग्नीशियम का साइज सेम है, लेकिन अब हमें यहां कुछ ना कुछ दिखाना है तो हम उस पॉइंट वाले अंतर को भी दिखाते हैं। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम में किसका साइज बड़ा होगा? असलियत में थोड़ा भी मैग्नीशियम का। क्लियर है मामला? उसके बाद सर मैग्नीशियम और सोडियम में सोडियम का बड़ा, फिर सोडियम और कैल्शियम में कैल्शियम का बड़ा, और फिर उसके बाद नीचे आते आते साइज बढ़ता चला जाता है। उसके बाद बेरियम से भी बड़ा साइज किसका? पोटेशियम का। प्रैक्टिकल डेटा है, बना लीजिए सर। तो यानी ये जो साइज वेरिएशन है यहां पर एस ब्लॉक में कौन सा रूल फॉलो करता है? एम एन रूल। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? एम एन रूल। एक एम बन रहा है, एक एन बन रहा है, ये ध्यान रखना।
तो अगर मैं आपसे पूछूं साइज का ऑर्डर, तो क्या आप बता पाएंगे? और बिल्कुल कंफ्यूज ना होना कि आपने तो बोला था, मैंने कहा था नियरली सेम होता है। यहां अपन एग्जैक्ट बात कर रहे हैं, तो लिथियम और मैग्नीशियम में साइज किसका बड़ा होगा? मैग्नीशियम का। चलो भैया ऑर्डर लिखो जरा, बताओ। सबसे छोटा बेरिलियम, उसके बाद उससे बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम। इस एरो का मतलब समझिए, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम। उसके बाद यहां नहीं आना है, इधर चलो, कैल्शियम, स्ट्रांशियम एंड बेरियम। उसके बाद आइए तो फिर पोटेशियम, फिर आरबी और फिर सीएस। क्या बात समझ में आती है सर? तो ये एस ब्लॉक का साइज वेरिएशन है। इसमें से कोई भी 4 एलिमेंट निकाल के आपसे ऑर्डर पूछेगा, वहां आप शेल वेल नंबर से मत निकालना, देख लेना चारों एलिमेंट अगर एस ब्लॉक के हैं तो एमएन रूल लगा के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक बात है? क्या हो गया बताओ? अच्छा अच्छा, सोडियम के बाद कैल्शियम। डॉक्टर ने कैल्शियम की कमी बताई है ना, तो कंसंट्रेट कर रहे हैं कैल्शियम पे। बना लो। यहां तक समझ में आता है तो ध्यान रखना है। ठीक है, एक सवाल लिखिए। आरबी, कैल्शियम, सोडियम और स्ट्रांशियम में साइज का ऑर्डर क्या होगा? अब क्योंकि यहां सब लिखा है तो आप छाप लेंगे, बट आपको पेपर में ये याद आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बना पाएंगे तो आप कर पाएंगे। अब आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे छोटा साइज यहां किसका है? सोडियम का। उसके बाद कौन आएगा? कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कौन आएगा? स्ट्रांशियम। और स्ट्रांशियम से बड़ा कौन आएगा? आरबी। क्या बात समझ में आती है? तो आपका आंसर क्या होगा? सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांशियम और फिर आरबी। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि जो साइज है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो मैं 3 फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूं जिन पर सारा खेल चलेगा। अब आपको देखना है कि कब आप किसकी बात करते हैं। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, ये लिखा चुके हैं, फिर से लिखा रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल जब आपको बढ़ती हुई घटती हुई नजर आए तो आप लगा दीजिए। दूसरा है सर, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा बाहरी इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम लगेगा, एटम का साइज उतना ज्यादा होगा। तीसरा, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अब एक बात तो तय है, ये वाला अपन तब लगाते हैं जब दी गई चीज सेम पीरियड की हो, या इसी को दूसरी भाषा में कहें तो उसमें सेम शेल हो। ये दोनों अपन कहां लगाते हैं? जब शेल बदल रही होती है। क्लियर है मामला? तभी इलेक्ट्रॉन्स भी आपको बढ़ते घटते नजर आएंगे। मैंने आपको लिखवाया भी था कि जब आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे थे तो मैंने बताया था कि अलोंग द ग्रुप जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या हो जाता है, फिर आगे चल के कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब हम जब भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें मेन रोल कौन अदा करेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना? तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को किससे पढ़ना होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या नंबर ऑफ शेल से। ठीक है, चलिए सर
हटाया जाए। तो अब हम लोग आते हैं पीरियड वाइज, तो लिखिएगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब डायरेक्ट पीरियड पकड़ रहे हैं, हटाएं इसको। चलो लिखो सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट एक बार लिख डालिए, जरा देखें कौन कौन लिख पाता है। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है उनको एक नजर में लिख दीजिए, बताइए हमको जरा। अरे भाई साहब, सेकेंड पीरियड में डी ब्लॉक नहीं आता भाई साहब, ज्यादा पढ़ने का नतीजा यही है। लिख दिया। चलो, तो सेकेंड पीरियड में आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एफ और नियोन। लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये क्या, इधर देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एफ और नियॉन, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिखी हुई है, एटॉमिक नंबर लिखे हो। अब अगर सेम पीरियड है तो शेल से कोई मतलब नहीं है, सेम पीरियड में शेल कांस्टेंट रहती है। मैं सर यहां से लेकर कहां तक, फ्लोरीन तक, इनर्ट गैस के पास में जाने वाला नहीं। मैं बोलूंगा लेफ्ट से राइट, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो इसका मतलब जो साइज होगा वो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। क्या बात समझ में आती है। तो सर आप जब ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे बड़ा साइज लिथियम का, और फिर आपको लगातार वो घटता हुआ दिखेगा। लेकिन ये बिग बॉस है, इनका साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा। उसका रीजन, क्योंकि इनके पास कौन सी रेडियाई है, वॉन्डरवॉल रेडियाई। क्या बात समझ में आती है सर, बना लीजिए। इसका यह मतलब नहीं है कि नियॉन फ्लोरीन से बड़ा है, क्या, नियॉन का साइज सबसे बड़ा है। लार्ज साइज किसका, एल्कली मेटल का। मिनिमम साइज किसका, हेलोजन का, लिखवाया है। लार्जेस्ट साइज किसका, इनर्ट गैस का। क्या बात समझ में आती है। तो इसका मतलब याद रखना कि इसका साइज जो होगा वो अपने पीरियड में सबसे लार्जेस्ट साइज होगा। तो याद रखना ये सब आपने साइज का ऑर्डर बनाया। तो दोस्त ऐसे ही जरा थर्ड पीरियड भी फटाक से बना डालो। बना ही रहे हो तो अच्छे काम में देरी मत करो। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में आपके सामने है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सीएल, ना सल्फर कहां गया, सीएल और फिर आर्गन। ठीक बात है। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। वही पुरानी कहानी, लेफ्ट से राइट बढ़ते समय हेलोजन तक जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, साइज घटता जाता है। मतलब कि ये साइज घटता जाता है, लेकिन ये हीरो है, इनका सबसे बड़ा होगा। क्लियर है मामला। हाँ। तो ये है वंडरवॉल रेडियाई। अब मेरा जैसे देखो अभी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, लिटरली नहीं कर रहा है, तो मैं मौज काट रहा हूं। ये थोड़ी कि मैं बेमन से पढ़ाऊंगा, अब मैं और मजे से पढ़ाऊंगा। जब मन ना करे तब पढ़ाने का मजा ही अलग है। अब जैसे मैंने तुम्हें बता दिया तो साले तुम्हारा बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, लेकिन पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ यार, तुम भी सोचो, हम भी वही चीज पढ़ाए पढ़ाए बोर हो जाते हैं। कभी कभार तो लगता है कि इनर्ट गैस मिल जाए तो और घूंसा मार के और साइज बड़ा करते हैं उसका। हाँ, चलो भैया नीचे लिखो, along period, along period
मिनिमम साइज along period, minimum size halogens, ब्रैकेट में लिखो हेलोजन का साइज मिनिमम क्यों है? ड्यू टू मैक्सिमम जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया ना यहाँ पे, ड्यू टू मैक्सिमम जेड इफेक्टिव। हो गया सर। अगला लिखिए लार्ज साइज या लार्जर साइज एल्कली मेटल, क्या लिखोगे ब्रैकेट में? ड्यू टू मिनिमम जेड इफेक्टिव, ड्यू टू मिनिमम जेड इफेक्टिव। लिथियम का, सोडियम का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। ठीक बात। तीसरा लिखो लार्जेस्ट साइज इन अ पीरियड इनर्ट गैस, लार्जेस्ट साइज इन अ पीरियड इनर्ट गैस। रीजन लिखो वॉन्डर वॉल रेडियाई, VWR, वॉन्डर वॉल रेडियाई। चला जाए, आओ गुरु। देखना, अब जैसे तुमने सब पढ़ लिया, तुम्हारे पास मान लीजिए सवाल आया कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, और इसमें साइज का ऑर्डर बताना है। बात समझना। अब तुम अगर एक अच्छे बच्चे हो, जो कि तुम नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं मानकर चल रहा हूं, अगर इस तरीके से आर्बिट्री आपके सामने आया, तो आपको सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको पीरियोडिक टेबल याद कराई गई है। तो अगर आपने वो काम कर लिया तो फिर आप अच्छे बच्चे हैं, जैसा बताया जा रहा है। तो फिर आप क्या कहेंगे? सेम पीरियड अगर है तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटेगा, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घटता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो साइज बढ़ता है। आप इसे निकाल ले जाओगे। तो अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो क्या कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है? बोलो बेटा। कार्बन के बगल में नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बगल में ऑक्सीजन आता है। अगर आपको टेबल आती है तो आप बड़े से बड़े सवाल को हल्का कर देंगे तुरंत। अब अगर ये काम है तो बात खत्म हो गई। भाई साहब, ये तीनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घट रहा होगा। ये सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा होगा। यानी अपना फाइनल आंसर होगा सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, साइज। क्लियर है बात? तो एक सवाल हम आपको देते हैं, आप हमें करके बताइए। N, P, O और S में साइज का ऑर्डर बताना है। बातें मत करो, वरना ऐसा सवाल दे दूंगा जिसमें सिर्फ एक्सेप्शन लगेगा। बोलो, आ गया? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तो पोजीशंस देखोगे ना। नाइट्रोजन के बगल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा, फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस का ज्यादा, नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस का ज्यादा, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा? क्या ये बात समझ में आती है? तो भारी मतों से कौन जीत रहा है? फास्फोरस। क्या बात समझ में आई? दूसरा, क्या सल्फर ऑक्सीजन से बड़ा है? शेल बड़ी है तो साइज भी बड़ा होगा, यानी कि इसके बाद कौन आएगा? सल्फर, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये है साइज का ऑर्डर, P, S, N और O।
चला जाए। कहा यह जाता है, कभी कभी लगता होगा ये कहता कौन है ना। मैं नहीं कहता हूं, पागल हो गया, मुझसे भी मेरा टीचर ऐसे कहता था कि कहा यह जाता है, किताबें कहती हैं। बात समझना। अब ये कहा गया है सर कि अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव इसलिए बढ़ रहा है, बात समझना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा होगा, वो स्क्रीन कर रहे होंगे। बोलो यार। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो स्क्रीनिंग बढ़ रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका रीजन, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज उन पे लगता जा रहा है, तो साइज घटता जा रहा है। लेकिन डी ब्लॉक में हमको ये देखना पड़ेगा कि जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है। अब सुनते जाना। जेड इफेक्टिव कब बढ़ता है? लेफ्ट से राइट जाने पर। स्क्रीनिंग इफेक्ट कब बढ़ता है? सोच के बताना। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा घेर ले। स्क्रीनिंग इफेक्ट कब घट जाता है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे, अगला हेडिंग डालिए, साइज वेरिएशन इन 3D सीरीज। मैं चाहूं तो इसको छोड़ सकता हूं, क्योंकि डी ब्लॉक आपके कोर्स में नहीं है, इस साल नहीं है, अगले साल तो होगा। तो साइज वेरिएशन इन 3D सीरीज। तो अगर आपकी समझ में ना आए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगले साल जरूर पढ़ाया जाएगा आपको फिर से। 3D सीरीज के एलिमेंट्स लिख दीजिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन 3D सीरीज क्यों बोल रहे हैं? स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन है 4s2 3d1 लास्ट में, टाइटेनियम में 4s2 3d3, वेनेडियम में 4s2 3d, वो सॉरी टाइटेनियम में 4s2 3d2, वेनेडियम में 4s2 3d3, क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मार जाता है 4s1 3d5, मैग्नीज में 4s2 3d5, 4s2 3d6, 3d7, 3d8, फिर ट्रांसफर 4s1 3d10 और लास्ट में 4s2 3d10। यही तो है मामला। अब सर डी ब्लॉक में दो इफेक्ट काम करते हैं, एक जेड इफेक्टिव और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो स्क्रीनिंग भी बढ़ रही है। अब ये बताइए जेड इफेक्टिव क्या करता है? अरे चाचा, साइज को घटाता है कि बढ़ाता है? घटाता है। वेरी गुड। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है? क्या पढ़ाया है? अभी पीछे भी लिखा था बेटा, स्क्रीनिंग जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा। ये दोनों लोग अपना अपना काम करते हैं। इसमें अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग फैक्टर है तो साइज बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। अरे बोलो भाई, अगर घटाने वाला बढ़ाने वाले से ज्यादा है तो क्या होगा? साइज घटेगा। अगर जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो जाएं तो तुम यार मंदबुद्धि बालक हो क्या? देखने में तो सब स्मार्ट लग रहे हो हैं? जेड इफेक्टिव क्या करेगा? घटाएगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा? तो जब दोनों बराबर है तो क्या होगा? बराबर हो जाएगा मामला, यानी साइज कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ना बढ़ेगा ना घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा। अगला, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव से
ज्यादा हो जाए तो साइज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव जितना घटाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट उससे ज्यादा बढ़ा देगा, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, साइज बढ़ेगा। बना लो, उतार लो, लिख लिया है, लिखो फटाक से। प्रैक्टिकल डेटा है, थोड़ा ध्यान रखना है बस। कहा गया कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, यहां तक की बात कर रहे हैं, दोनों इंपैक्ट लगते हैं डी ब्लॉक। मैं तुम्हारे सामने पहले सारा रिलेशन लिख देता हूं, जेड इफेक्टिव ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, और एक आदमी इस लड़ाई झगड़े से बाहर है, कौन है, मैग्नीज। वो कह रहा हमारा सबसे बड़ा है, आपस में लड़ो झगड़ो तुम लोग, ठीक बात है ना। हाँ। यहां आते हैं सर, इन तीनों में अगर बात की जाए तो कहा यह गया कि जेड इफेक्टिव नियरली इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, और लास्ट में कहा गया जेड इफेक्टिव लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहले बना लो, ये कैसे पता चला, प्रैक्टिकली पता चला। हमें कैसे पता चला, किताबों से पता चला, या हमने जिससे पढ़ा था, शायद पता नहीं उसने नहीं पढ़ाया था, खैर तो उसको नहीं देंगे कॉम्प्लीमेंट, नहीं पढ़ाया था उसने, तो हमने खुद से जाना है किताबों से। तो तुम्हें भी मैं वो डेटा बता रहा हूं, यानी प्रैक्टिकल डेटा है, ठीक बात है। चलो रिजल्ट बताओ। तुम साले हमें क्यों घूर रहे हो, उसको घूरो तो आ जाएगा। अच्छा, जहां पढ़ाई की बात होती तुरंत इधर उधर देखने लगते हो। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। हाँ, अबे थोड़ा दिमाग लगाओ। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, नेट में साइज बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। इसका मतलब चलते रहो, क्लियर है मामला, बोलो भैया। तो यहां लिखो जेड इफेक्टिव ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहां से यहां तक के लिए। तो इसका मतलब जो साइज होगा वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक बात है। यहां ये सर जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका मतलब साइज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है लगभग सेम, है ना। कल को कोई पूछे वाई साइज ऑफ Fe, CO एंड Ni आर नियरली इक्वल, तो रीजन क्या होगा, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू स्क्रीनिंग। ये आपको याद कर लेना है, क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो यहां स्टार बना लो, इसको रट लेना। यहां आओ, जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब साइज बढ़ेगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक बात। Mn को अपन ने कोई बातचीत नहीं की है, इनसे निपटते हैं अभी। कायदे से तो Mn तक जाना चाहिए था, साइज घटता जाना चाहिए था, क्योंकि Mn में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बढ़ गई। नीचे लिखिएगा, इन केस ऑफ Mn, इन केस ऑफ Mn, इन केस ऑफ Mn, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन है 4s2 3d5। एक बात सुनना, S ब्लॉक और P ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के होते हैं। डी ब्लॉक में N-1d और Ns दोनों को ही आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करते हैं। तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो नीचे लिखिएगा, इन केस ऑफ Mn और उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन 4s2, 3d5, only 4s2 इलेक्ट्रॉन, only 4s2 इलेक्ट्रॉन
ब्रैकेट में लिखना NH2 इलेक्ट्रॉन, ये 4H2 को ये अपन क्या बोल सकते हैं, NH2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग, है तो सब मेटल ही, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड, पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग। अब अगर मेटेलिक बॉन्डिंग में 7 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन तुमने रखे, तो तुम्हें पता है कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटेलिक बॉन्ड, जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस उतनी कम, यही तो होगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन थे 7 लेकिन दे कितने रहा है, 2, तो ये चीटिंग कर गया इनकी वजह से। तो इसका मतलब कम इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहां बॉन्ड वीकर बनेगा या स्ट्रॉन्गर, वीकर। तो नीचे लिखिएगा, सो दे फॉर्म वीक मेटेलिक बॉन्ड, सो दे फॉर्म वीक मेटेलिक बॉन्ड which result radii increases, which result radii increases, जिसकी वजह से रेडियाई जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, अब कुछ सवाल है, पेपर में सवाल कैसे आएगा इसको सुनो। पेपर में सवाल ऐसे आता है कि हमने लिखा स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, समझना, और मैंने तुमसे कहा भैया साइज का ऑर्डर बता दो, तो तुमको याद आना चाहिए कि अच्छा सर तीनों 3D सीरीज के हैं, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक लगातार साइज घटता है, और उसका रीजन है कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बात समझ में आती है सर? दूसरा, अगर मैंने कहा बेटा Fe, CO और Ni इनके साइज आपस में क्या होंगे, तो तुम कहोगे सेम रहेगा, क्योंकि सर यहां पर जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तीसरा, निकिल, कॉपर और जिंक, निकिल, कॉपर और जिंक की अगर हम बात करें तो यहां साइज लगातार बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि डोमिनेटिंग फैक्टर अब बदल चुका है, कौन हो गया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और बहुत क्लियर कट याद रखना, जेड इफेक्टिव अगर डोमिनेट करता है तो इसके डोमिनेशन से साइज डिक्रीज करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर डोमिनेट करता है तो साइज इंक्रीज करता है। क्लियर है बात? तो इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। चलिए सर अगला हेडिंग डालिए। अब हम लोग ये जो साइज बार बार बात कर रहे हैं, अब हम इसी को एक नए फैक्टर से पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। क्या शब्द है सर? बॉन्ड ऑर्डर। तो नया टर्म है, हटाइए और हेडिंग डालिए बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले इसका मतलब लिखिए, लिखिए बॉन्ड ऑर्डर मींस टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, total number of covalent bond, total number of covalent bond between two atoms, between two atoms। अब कहानी सुनना और यहां से बहुत सारी चीजें आप निकाल पाओगे। दो एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या होता है, क्या बताता है? बॉन्ड ऑर्डर। जैसे ये मान लो ये दो एटम है, तो क्या इनके बीच में एक बॉन्ड है, यानी मैं बोलूंगा बॉन्ड ऑर्डर 1 है। यहां आते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 3। बात समझ में आ रही है? बना लीजिए सर। बॉन्ड ऑर्डर किस काम आता है, निकाल के क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
दो एटम के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, एटम्स के बीच की डिस्टेंस उतनी कम। ठीक बात। अब क्योंकि तुम चीता आदमी हो तो तुम आगे की बात याद रखो। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? तो कल को तुमसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछे तो तुम समझ जाना कि बॉन्ड ऑर्डर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है मामला? अगली कहानी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब सामने वाली चीज उतनी मजबूत है, उसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो बोला गया बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। यानी अपन इसी को बोल सकते हैं उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी। अभी लेकिन अपना सारा कंसर्न किसकी तरफ है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की तरफ। तो ये दोनों फैक्टर एक साथ काम करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिए। केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी में आप यही निकालेंगे और इसी से आप बॉन्ड की स्टेबिलिटी और सारी चीजों को डिसाइड करेंगे। बात समझ में आती है? वहां मैं बॉन्ड लेंथ चिल्लाने लगूंगा, या मैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल रहा हूं। ठीक बात है? आइए सर, क्वेश्चन है, फाइंड आउट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑर्डर। फाइंड आउट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑर्डर। दी गई चीजों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ऑर्डर बताना है आपको। ठीक बात है? पहला सवाल है, अगर मान लीजिए आपके सामने है N2 H2 और N2H4, तो बेटा यहां पर वो आपसे पूछेगा, और जब ना पूछे तो याद रखना सेंट्रल एटम के बीच में बात होगी। तो यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ऑर्डर बताना है, और किसके बीच का बताना है? N और N के बीच का। क्लियर है बात? यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में आपको कंपेयर करना है। बनाइए तीनों मॉलिक्यूल। अब यहां ध्यान रखिएगा, N2 है, हम सबको पता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बोलो भैया। यहां आते हैं N2H2, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा, और एक एक H यहां पे ऐसे लगा दो। N2H4 हाइड्राजीन बोलते हैं, नाइट्रोजन अभी पीछे नाम लिखवा चुके हैं, कोवेलेंट रेडियाई निकालते हैं समय। ये है N2H4। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड ऑर्डर का मामला क्या है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि यहां बॉन्ड ऑर्डर अगर बात की जाए, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है या नहीं है? N और N के बीच में 3 बॉन्ड है। यहां बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। यहां अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बोलो सर, बॉन्ड ऑर्डर 3, 2 और 1, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? जस्ट रिवर्स, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतनी ही कम। तो इसका मतलब जो आंसर होगा सबसे कम N2 में, फिर N2H4, और फिर उसके बाद N2H2, फिर N2H4। सबसे ज्यादा जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी N और N के बीच की, वो कहां होगी? सिंगल बॉन्ड में, यानी N2H4। ठीक बात है? अगला सवाल लिखिएगा, O2 O3 और H2O2। ये समझ में आया आपको?
डायरेक्ट आप स्ट्रक्चर बनाइए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। अगला है O2 O3 एंड H2O2। हटाएं इसको, बोलो भाई। चलो, O2 O3 और H2O2, इसमें आपको O और O के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ऑर्डर बताना है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ऑर्डर बताना है। तो जरा देखिएगा, O2 में नॉर्मल स्ट्रक्चर है O डबल बॉन्ड O, ठीक बात है। यहां देखते चलना जरा, O3 में बेटा स्ट्रक्चर रट लीजिए, पीछे भी ओजोन बनवाया था हमने। यहां पर ध्यान रखिएगा सर, ये डेटिव बॉन्ड होता है और यहां मैंने बताया था ये बॉन्ड घूमता रहता है रेजोनेंस में। तो यहां पर ओजोन का अगर रियल स्ट्रक्चर देखना है तो ध्यान रखिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस होने की वजह से यहां कैसा कैरेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। H2O2 हम लोगों को पता है हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, सब पीछे बनवा चुके हैं। बोलो सर, अगर मैं आपसे कहूं तो याद रखना O2 में तो दिख ही रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। ओजोन में याद रखना कि ये पाई बॉन्ड घूम रहा है, तो इसका मतलब कौन से दो एटम के बीच में ले, यहां तो 2 दिख रहा है, यहां 1 दिख रहा है, तो असलियत में आधा आधा बटा हुआ है दोनों तरफ, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.5। बात समझ में आती है? इधर आइए सर, प्योर दिख रहा है बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं सबसे ज्यादा H2O2 में, उसके बाद O3 में और उसके बाद O2 में। बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे आगे चलकर बॉन्ड लेंथ से या बॉन्ड लेंथ कह के बोला जाएगा। क्लियर है बात? तो कहीं पे भी, अच्छा वहीं नीचे लिख लो, और बॉन्ड लेंथ एक ही बात है। तो यहां तक मामला समझ में आता है सर। ओजोन में बिल्कुल रट लीजिए, बार बार ये तुम्हें परेशान करेगा। ओजोन में रेजोनेंस होता है, ओजोन में जो डेटिव बॉन्ड है वो बदलता रहता है अपने आप को कोवेलेंट में, तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बट याद रखना कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1.5 होगा। अब सर एक सवाल जरा, यहां तक मामला समझ में आता है? चलिए सर, एक हेडिंग लिखिएगा, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उतार लो पहले, अगर कोई उधर उतार रहा है कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है। उतार लिया? फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स on going down the group, on going down the group, रेडियाई इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे आने पर रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है, बट डिफरेंस ऑफ रेडियाई, बट डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ सक्सेसिव एलिमेंट डिक्रीजेस, but difference of radii of successive element decreases। सक्सेसिव एलिमेंट के लिए जो रेडियाई है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब सर बढ़िया सवाल बनता है, क्या बनता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, मान लो हमने ये लिया। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, मैं सवाल को 2 तरीके से पूछता हूं। अगर मैंने कहा कि ऊपर से नीचे आने पर हमको साइज का ऑर्डर बताओ, तो क्या लिखे हो बताओ? क्या ये एस ब्लॉक है? ऊपर से नीचे आने पर साइज
बढ़ेगा। अबे रेडियो एक्टिव में लपेट लो, तुम उसके चक्कर में ना पड़ो। अभी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी चक्कर में मत पड़ो कि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल कंपैरिजन है, बोले हाँ बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने, यही तो है। अब सर अगर मैंने कहा ये P, Q और R, और मैंने बोला कि P, Q और R रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस ऑफ रेडियाई को, मतलब P ये बता रहा है कि रेडियाई ऑफ सोडियम माइनस रेडियाई ऑफ लिथियम, Q बता रहा है रेडियाई ऑफ Rb माइनस रेडियाई ऑफ पोटेशियम, और R बता रहा है रेडियाई ऑफ फ्रांसियम माइनस रेडियाई ऑफ सीजियम। तो ये कंफर्म है कि रेडियाई लगातार तो बढ़ी है, लेकिन रेडियाई सेम मैनर में बढ़ती हुई नजर नहीं आती। अब आपने क्या लिखा है कि सक्सेसिव एलिमेंट के लिए, क्या ये अगल बगल के एलिमेंट है? सक्सेसिव है। फॉर सक्सेसिव एलिमेंट डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घट जाएगा। तो आंसर होगा सबसे ज्यादा P, फिर Q, फिर R। ये सवाल अगर आ गया तो हालत खराब कर देगा, क्योंकि सुन लीजिए हम लोग क्या करते हैं या तुम क्या करोगे। हम लोगों में मतलब तुम्हारी बात मैं कर रहा हूं। तुम क्या सोचोगे, ऊपर से नीचे आने पर शेल बढ़ रही है, और शेल बढ़ रही तो साइज में बढ़ोतरी ज्यादा हो रही होगी, यानी साइज में इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा होगा। साइज में इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा होगा तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा होगा, और मैक्सिमम लोग इसका आंसर लगाते हैं पहले R फिर Q फिर P, जो कि गलत है। क्लियर है मामला? तो ये ध्यान रखना। अच्छा, क्या यही चीज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और आरे में भी लग जाएगी? अरे बोलो चाचा। तो नीचे लिखो, दिस concept is also used in group number 2 और सेकेंड A। ठीक बात। अब ये बताओ टेस्ट कैसा रहा तुम्हारा? कुछ कर पाए या नहीं कर पाए? आए? नहीं कर पाए? आंसर आए? वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा आंसर की मिल गई? अच्छा, कितने लोगों के 50 के ऊपर नंबर है केमिस्ट्री में? 50 के ऊपर है। कितना नंबर है? हाँ भाई, केमिस्ट्री में 76, 54, 83। और कौन था इधर 50 के ऊपर वाला? नहीं है। हाँ, इधर 65। बाकी कोई 50 के ऊपर रही है? हाँ, 60 है। और कोई? 40 के ऊपर कितने लोगों के? 2 लोग। कितना कितना है? 43। 30 के ऊपर तुम लोगों कितने आए? कितने लोगों ने टेस्ट दिया था? पहले तो हाथ वो लोग उठाए बस। बाकी सब, बाकी लोगों ने क्यों नहीं दिया? मैं बताता हूं उसका रीजन। उसका रीजन ये है कि आपने टेस्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको टेस्ट जो है ये वाला फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। आपसे 2000 रुपया लेना चाहिए। कहीं कहीं मैं कोचिंग के समर्थन में रहता हूं, जो जहां सही है वहां सही है वो लोग। टेस्ट आपको लग रहा है अपने टेस्ट तो हो ही रहे नॉर्मल वाले, ये वाला देके क्या मिल जाएगा? अच्छा, ये सेम पैटर्न पे आपको सोचिए, इतना बढ़िया मौका है, उसी में आप अपने नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। सेम पेपर दूसरे के पास जा रहा है, जिसमें ड्रॉपर बैच वो 12th बैच भी साथ में। क्या उनको निपटाने का बढ़िया मौका है कि नहीं है तुम्हारे पास? लेकिन तुम पहले ही निपटे हुए हो, तुम कहां निपटाओगे किसी को? अब सुनो, अगले टर्न पे आंसर की आ गई है, बोलो यार। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लाना, कॉपी में लाओ, पन्ने में लाओ, हमसे मतलब नहीं है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। जिन्होंने नहीं दिया है टेस्ट पेपर मिले तो लो,
ना मिले तो फोटोकॉपी कराओ, केमिस्ट्री का पोर्शन लेके आना नेक्स्ट टर्न पे, ये ध्यान रखना। क्लियर है मामला? तो जिससे कि ये पता चले कि तुमने कितना कर पाए। बात समझे कि नहीं?